वो इसके साथ साथ चलती रहेगी। अच्छा, तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग किधर हैं। हमने कल रिएक्ट इंस्टॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन हमें एक एरर आया था। ठीक है, वो एरर आया था। तो अभी मैंने जब बैठ के उसी वक्त मैंने चेक किया था, तो इस कंप्यूटर पे गिट नहीं है। आप सबने गिट तो इंस्टॉल किया था, तो इसमें गिट नहीं है। तो मेरा ये आइडिया है कि वो गिट ना होने की वजह से उसके पैकेजेस सही इंस्टॉल नहीं हुए थे, जिसकी वजह से मसला हो रहा है। तो इस वजह से मैं रिकॉर्डिंग ऑन करके मैं दोबारा इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, दोबारा से एक न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है, ताकि बिल्कुल नए सिरे से एक नया प्रोजेक्ट रिएक्ट का क्रिएट हो, ताकि उसमें हम आगे काम कर सकें। तो ये अभी वही जो कमांड कल हमने ट्राई की थी, क्रिएट रिएक्ट ऐप, और मैंने इस प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया है, वेबडेव 1। तो हम इसको अभी इनिशिएट करते हैं। तो ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है, तो मैं स्टेप्स को दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले आपको याद है कि हमने क्या इंस्टॉल किया था, Node.js। तो सिंपल आप Node.js की वेबसाइट पे जाएंगे और LTS वर्जन डाउनलोड करेंगे। ठीक है, LTS वर्जन डाउनलोड होने के बाद आपके पास npm, npx और node, ये 3 कमांड मिल जाते हैं। ठीक है, जब ये 3 कमांड आपको मिल जाएं, तो अब आपके पास 2 तरीके हैं अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करने पे। ठीक है, पहली तो आपका तरीका है कि आप npx पहला है कि आप npx पैकेज को यूज करें, npx create react app और प्रोजेक्ट नेम। ठीक है, पहला मेथड ये है। इसमें क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है पैकेज खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाता है और वो अपना ये प्रोजेक्ट क्रिएशन स्टार्ट कर देता है। कोई खप नहीं, कोई इशू नहीं, डायरेक्ट सारा काम आपका यहीं पे हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको पहले इंस्टॉल करना है क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो भी आप ये कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। प्रोजेक्ट नेम में आपके जो भी प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, तो npm install -g create react app। इससे ये होगा कि create react app जो पैकेज है ये पहले इंस्टॉल हो जाएगा। -g का मतलब है ग्लोबल। अगर आप इसको -g लिखें या माइनस ग्लोबल लिखें, बात एक ही है। ठीक है, ये npm को बता रहा है कि ये वाला जो पैकेज है मुझे हर प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है। तो तुम इसको ऐसी जगह इंस्टॉल करो कि मैं बाद में हर प्रोजेक्ट में इसको इस्तेमाल कर सकूं। माइनस ग्लोबल का ये मतलब है, या माइनस ग्लोबल। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो उस सेकंड अगेन आप डायरेक्ट फिर क्रिएट रिएक्ट ऐप और प्रोजेक्ट नेम यूज कर सकते हैं। सही है, अभी तक ये कहानी हुई है। जब हमने इसको इंस्टॉल किया था तो कल हमें एक एरर फेस हुआ था। ठीक है, वो एरर ये कह रहा था कि रिएक्ट स्क्रिप्ट नॉट फाउंड। वो रिएक्ट स्क्रिप्ट डाउनलोड ज़रूर हुई थी, लेकिन उसकी कोई इंस्टॉलेशन में इशू हुआ था। तो मैंने थोड़ा इस कंप्यूटर को चेक किया तो उसमें गिट नहीं था। तो अभी मैंने गिट इंस्टॉल कर लिया है आपके सामने, और वो मैंने दोबारा प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन पे लगा दिया है। तो ये अभी इंस्टॉल होता है, तो हम इसको दोबारा देखते हैं। फाइल डायरेक्टरी किसी को, सबको याद है जो फाइल पूरे वो एक इसका स्ट्रक्चर था? कोई ऐसा है जिसको कोई फाइल स्ट्रक्चर पे कोई इशू हो? नहीं, इस कंप्यूटर में कोई इशू आ रहा है। यहाँ पे गिट का एरर है, कमांड फेल्ड गिट कमिट -m। कमांड्स वगैरह चेंज हो गए गूगल में? नहीं, तो कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर हम अभी स्टार्ट करें इसको, cd webdev1 cls npm start,
create scripts.js. एनपीएक्स वगैरह यूज npx में आई थिंक कल हमने यूज़ किया था। नहीं एनपीएम नहीं, पहला जो पहली जो हमने कमांड यूज़ की थी वो npx यूज़ की थी। उसके बाद हमने रिएक्ट ऐप यूज़ किया था, लेकिन ये इशू जो आ रहा है वो आ रहा है गिट का। एक मिनट, नोड वी यूज गेट माइनस माइनस गिट वर्जन शो तो कर रहा है यार। npx create react my app। अब मेरे लैपटॉप में है इंस्टॉल्ड है रिएक्ट, सब कुछ काम करती है रिएक्ट, लेकिन मसला ये कि मैं इस प्रोजेक्टर का वो नहीं लगा सकता उसमें HDMI नहीं है हमारे पास। ये एरर ये दे रहा है कि ये जो रिएक्ट स्क्रिप्ट है, जब ये रिएक्ट स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर रहा है तो इसका कोई वो गिट क्लोन कर रहा है और कुछ गिट कमिट कर रहा है, जो इंस्टॉलेशन है बेसिकली इसकी स्क्रिप्ट्स की, तो उसमें इसका गिट का यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे कोई इसको एरर फेस करना पड़ रहा है। हाँ करता है, नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। आप एक npm इंस्टॉल कोई पैकेज इंस्टॉल करें, हो सकता है कि उसकी कोई डिपेंडेंसी हो, तो वो डिपेंडेंसी गिट के थ्रू डाउनलोड कर लेता है, तो उसको ये बहुत नॉर्मल फेज़ है, लेकिन बहुत इजीली हो जाता है, कभी भी ऐसा कोई इशू होता नहीं है। इवन मेरे खुद के लैपटॉप में हुआ है, ये बहुत इजीली काम कर रहा है। लेकिन ये है कि मेरे लैपटॉप में लिनक्स है। सर मेरी जो विंडो है ना मेरी तो आपका भी वो चल गया था ना यार, होना नहीं चाहिए। वरना कंप्यूटर बदल देते हैं कोई। नहीं नहीं, अभी कहाँ हुआ है। इसकी वीडियो लगा के सर एकदम करवा नहीं वही एरर वापस आ रहा है। कमांड फेल्ड, एक मिनट। सर का मैंने यहाँ कोड चेंज किया था हम्म कल जो प्रॉब्लम थी PHP वो यहाँ मतलब चल गया था वहाँ पे लोकल होस्ट अब सुबह लोकल होस्ट ऑन की तो फाइल ही ऑन नहीं हुई सर्च की हो रहा है कि अब तक घूम रहा है मेरा इससे क्या हो गया यहाँ से ट्राई किया शो हुआ मैंने तो बंद कर दिया। सही, एक मिनट यार, इसको देखते हैं।
उसकी नेटिव फाइल्स थी रिएक्ट की, मैंने वो सारी डिलीट कर दी। वो क्यों डिलीट की? क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कोड लिखा हुआ होता है, अब वो आपको कंफ्यूज करेगा। अगर मैं वहीं से समझाने लग जाऊँ ये चीज़ ऐसे है ऐसे ऐसे है, तो ये तीन चार लाइनें ये मैंने खुद लिखी हैं। मैं बेसिकली करना ये चाहता हूँ कि एक बिल्कुल ही खाली रिएक्ट की ऐप स्टार्ट करना चाहता हूँ, ताकि उससे हमें समझ आए कि कौन सी चीज़ क्या कर रही है और कैसे चल रही है। जो अब जब आप भी ये चीज़ करेंगे तो वो आपको सारी फाइल्स मिल जाएंगी, आप उसको ज़रा खोल के देखिएगा, उसमें बहुत कुछ भरा हुआ होगा, तो वो ज़रा कंफ्यूजिंग होता है। तो मैं SRC के अंदर एक फ़ाइल मैंने रखी है, उसका नाम क्या है, index.js, जैसे हम JS की फाइलें बनाते थे। सही है, मैं बेसिकली करना ये चाह रहा हूँ। अब ये थोड़ा इसका काम सही हो तो क्विकली काम हो। रिएक्ट ये एरर दे रहा है एक। मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है यहाँ पे। चलो रिलोड, ठीक है, सक्सेसफुली चेक करते हैं हम इसको। ठीक है, चल गया। तो अब आप पहले आपको सारी एनिमेशन दिख रही थी, सब कुछ दिख रहा था। अब मैंने सिर्फ क्या लिखा है, लो ताकि बिल्कुल ही शुरू से स्टार्ट हो, कोई इसमें और चीज़ शामिल ना हो। जी सर। तो देखिए यहाँ पे अब हो क्या रहा है। हाँ अब सही कर रहा है, अब दोनों को एडिट कर लिया। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये बिल्कुल किसकी JS की फाइल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये जो पहली दो लाइनें हैं ये आपने पहली बार देखी हैं इंपोर्ट की। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, याद है आपको कि मैंने कहा था कि रिएक्ट एक लाइब्रेरी है। अब आपको उसको जब उसका यूज़ करना है तो जाहिर सी बात है उसको आप अपनी फाइल में इंपोर्ट करवाओगे, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है, इसमें हम क्या इंपोर्ट करवा रहे हैं, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये बेसिकली जो है ना ये उस फाइल की लोकेशन है, लेकिन क्योंकि ये नोड मॉड्यूल्स की npm से ये इंस्टॉल हुआ है, तो npm में जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल हुई होती है उसका आप जस्ट नाम लिख लो तो वो उसका पाथ खुद ही ढूंढ लेता है, क्योंकि उसको पता है कि पाथ कहाँ पर होगा, आपके नोड मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली उसको सर्च कर लेता है। अगर आप कोई खुद बनाओगे लाइब्रेरी तो उसकी पूरी पाथ दोगे, क्योंकि वो नोड मॉड्यूल्स के अंदर नहीं होगा। सही है। तो पहली लाइन बहुत आसान है, ये सिंपली क्या कर रहा है, रिएक्ट को इंपोर्ट कर रहा है, मतलब रिएक्ट की लाइब्रेरी को हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम अब रिएक्ट के सारे जो फंक्शंस हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले में हमने रिएक्ट लिया, दूसरे में हमने क्या लिया, रिएक्ट डाउन। अब मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि पूरी जो HTML फाइल है वो रिएक्ट के एक समझ लें कि एक इंजन में होती है, वो उसको बार बार हर सेक्शन उसका बदलता है, जिसकी भी डेटा चेंज होती है। तो इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं वर्चुअल डोम। सही है। वर्चुअल का मतलब होता है कि असल नहीं हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर में कोई भी चीज़ होती है हम उसे क्या कहते हैं, वर्चुअल। तो अभी वो HTML फाइल बनी नहीं है पूरी, वो बीच में अभी समझ लें प्रोसेसिंग में। तो ये रिएक्ट डॉम की एक और सपोर्टिंग लाइब्रेरी है, ये वो काम करती है। ये जो लाइनें हैं ये आपको रिएक्ट की तकरीबन हर फाइल में नजर आएगी, ठीक है। इंपोर्ट रिएक्ट और इंपोर्ट रिएक्ट डॉम। अब यहाँ पर आते हैं, ये जावास्क्रिप्ट का सिंपल फंक्शन है। मैंने वो पुरानी फाइलें तभी डिलीट की, यहाँ पे आपको दिखे कि भाई देखो यहाँ पे रिएक्ट और कुछ भी नहीं है, क्या है, जावास्क्रिप्ट ही है। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट में उसको सिर्फ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करवा रहे हैं, और यहाँ पे मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया है। अब इस फंक्शंस के अब सबके पास कॉपीज हैं, ठीक है। तो अपने पास जरा कॉपीज निकालें सबसे पहले तो, और उसमें लिखना शुरू करें जो थोड़े बहुत रूल्स हैं रिएक्ट के। ये तो नीचे अलग नहीं है, मतलब रिएक्ट डॉम रेंडर। इसको अभी आते हैं, इसके आते हैं। ये सारी फाइलों में आपको नहीं दिखेगा, ये सिर्फ इस इंडेक्स पे दिखता है। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अभी आप अपना इसको दें, हेडिंग दें रिएक्ट कंपोनेंट्स। रिएक्ट कंपोनेंट्स की हेडिंग दें। सर आपके पास कॉपी नहीं है, तो अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपने क्या किया।
तो अब रिएक्ट कंपोनेंट्स के बाद आप लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखें कि ये सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन है। देखें सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन, नॉर्मल अल्फाज में लिखना, कलर कर देगी। ठीक है। अब देखें कि कंपोनेंट का आपको साइकोलॉजी तो पता है कि कंपोनेंट क्या होता है, ये लास्ट क्लास में हमने डिटेल में बात की कि कंपोनेंट एक टुकड़े हैं जो वेब पेज को बनाते हैं। यस सर। कंपोनेंट नाम से भी पता लग रहा है, अंग्रेजी का लफ्ज़ है कंपोनेंट, जो किसी चीज़ को बनाए। ठीक है, जैसे आपकी आँख है, आपकी नाक, आपके कंपोनेंट्स हैं। कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स हैं, उसके CPU, CD-ROM, मदरबोर्ड, रैम, ये सारे उसके कंपोनेंट्स हैं। तो रिएक्ट की खासियत ही क्या थी कि वो वेबसाइट किसके थ्रू बनाती है, कंपोनेंट्स के। तो अब हमें पता लग रहा है कि कंपोनेंट बेसिकली होता क्या है, एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें रूल्स अलग हैं। पहली चीज आप लिखें कि फंक्शन नेम शुड बी सेंटेंस केस लिख लें या फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। ये लिख लेंगे, इसका नाम जो है इसका उर्दू में ही लिख लेंगे भाई, फंक्शन के नाम का पहला लेटर कैपिटल हो। ये दूसरा पॉइंट, पहला लेटर कैपिटल हो। ये फंक्शन की उसकी कंपोनेंट की पहचान है। ठीक है। यस सर। तो है ये फंक्शन, ये बात बिल्कुल सच है कि ये एक फंक्शन है, दिखता भी फंक्शन है, लिखा हुआ भी फंक्शन है, लेकिन इसको हम बोलते रिएक्ट कंपोनेंट है। ये बस आप अपने दिमाग में बात याद रख लें कि जो भी अब मैं ये इनको क्या बोलूँगा, रिएक्ट कंपोनेंट्स बोलूँगा। पहली पॉइंट हमने देखी कि इनका जो पहला लेटर है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल। आप छोटा करेंगे एरर आएगा। हाँ, ये ग्रीटिंग इस फंक्शन का नाम है या इस कंपोनेंट का नाम है। अगर आप इसको कंपोनेंट का नाम बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। आप खुद रखोगे, मैंने ग्रीटिंग खुद लिखा है। सर आपने आईडी दी कहाँ पर? वो मैं बताता हूँ, सारा आते नीचे आते हैं, ऊपर के वे खत्म कर ले। दूसरी पॉइंट लिखें कि रिएक्ट कंपोनेंट या ये जो फंक्शन है रिएक्ट कंपोनेंट ऑलवेज रिटर्न JSX। लिख लें ऑलवेज रिटर्न JSX। जैसे मैं ही लिखता चला जाता हूँ यहाँ पर। सर JSX क्या कहा था आपने? JSX में लिखता हूँ, उसकी स्पेलिंग भी लिखता हूँ। JSX। ठीक है, दूसरी पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया, ऑलवेज रिटर्न्स JSX। ठीक है, तो अभी आपने कंपोनेंट्स देखे कि अब ये कंपोनेंट क्या रिटर्न कर रहा है, JSX एक सिंपल HTML है। JSX जो है सिंपल HTML है, लेकिन उसे हम JSX क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो लिख हम किस फाइल के अंदर है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है। उसको हम नाम क्या दे दिया, JSX। अब मजे की बात ये है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट में हमने देखा था कि आप HTML अलग लिख रहे हो, CSS अलग लिख रहे हो और जावास्क्रिप्ट अलग लिख रहे हो। रिएक्ट में आप HTML और JS एक साथ लिखते हो एक ही फाइल के अंदर। ठीक है, CSS आप अलग फाइल में लिख सकते हो, लेकिन JS और HTML एक ही फाइल के अंदर होगी। ठीक है, अब आपने रिएक्ट कंपोनेंट को देख लिया कि वो एक सिंपल फंक्शन है जिसका नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। दूसरा, वो हमेशा एक JSX की एक्सप्रेशन क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे आप रिटर्न देख रहे हैं, रिटर्न का आपको कॉन्सेप्ट याद है, फंक्शन रिटर्न करता है तो उसका कॉन्सेप्ट याद है। ये किसी को याद है कि ये फंक्शन रिटर्न जब कोई चीज़ करता है तो उसका क्या मतलब है, कि मतलब जब वो फंक्शन को आप कॉल कराएंगे तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। अगर ये रिटर्न चीज़ नहीं होती तो आप इसका आउटपुट कंसोल लॉग में अनडिफाइंड आता है, क्योंकि वो फंक्शन कोई भी चीज़ आउटपुट नहीं करता। लेकिन अगर वो कोई चीज़ आउटपुट करता है तो हम उसके अंदर क्या चीज़ यूज़ करते हैं,
रिटर्न। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है, क्या है HTML, ये क्या है JSX है, क्या है ये, अब आप इसको HTML नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे JSX, क्या है ये, गुड। अब ये इसका एक रूल है, ठीक है। अभी तक हम इसको थोड़ा इधर तक रखते हैं, नीचे आते हैं। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये आपको ज़्यादातर दिखेगी नहीं, क्योंकि आप जो वो आपको क्रिएट रिएक्ट जो फाइलें बना के देगा, आप उससे स्टार्ट लेंगे, ठीक है। वो भी मैं दोबारा से आपको वो बना के दोबारा से मैं आगे से उसी के अंदर स्टार्ट कर दूंगा, ये डिलीट नहीं करूँगा। आज क्योंकि आपकी पहली क्लास है तभी मैंने डिलीट किया और ख़ुद लिखा, ठीक है। तो ये फाइल index.js में होगी, हम काम करेंगे app.js में, समझ रहे हैं आप, कि अलग फाइल, ये सारी पंचायतें उधर हुई हुई होंगी index.js में, वो ऑलरेडी सब कुछ लिखा लिखाया मिल जाता है आपको। लेकिन आपको ये समझ आना चाहिए कि ये है क्या, हो क्या रहा है। अब देखो, मैंने कहा कि react dom.render, अब react dom क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक लाइब्रेरी, मतलब एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या है, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है, उस फाइल के अंदर क्या बना हुआ है, एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है react dom, उसके अंदर एक मेथड है, मेथड का नाम क्या है रेंडर। रेंडर को 2 पैरामीटर चाहिए। अब ये देखिए, आप सिंपल जो जावास्क्रिप्ट आप पढ़कर आए हैं वही चीज़ है, जो उसको क्या चीज़ चाहिए, 2 चीज़ें हैं। एक पहला, इस कंपोनेंट का नाम, ठीक है, इस कंपोनेंट का नाम। लेकिन अब आपको याद आ रहा होगा कि यार फंक्शन कॉल करने का तो तरीका ये नहीं होता था। यस सर। अगर ये हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट इसको फंक्शन को कॉल करें तो इसको कॉपी पेस्ट कर देता है पैरेंथेसिस के साथ, तो ये कॉल हो जाता। ये कुछ नई पंचायत है, क्यों, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये है फंक्शन, लेकिन इधर ये क्या है, रिएक्ट कंपोनेंट। तो रिएक्ट कंपोनेंट को बुलाने का तरीका क्या है, ये कि आप उसको एक HTML के कोड की तरह लिखते हैं, लेकिन उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग जरूर मारते हैं। सही है, ये बात समझ आ रही है। ये अभी आप इसको बहुत यूज करेंगे, ये आपको याद ही हो जाएगा। उसके बाद इसका दूसरा पैरामीटर क्या है, डॉक्यूमेंट और गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट। अब ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, इसको हमने कल देखा था। अगर हम पब्लिक में आए, पब्लिक में क्या है, index.html, index.html में अगर आप नीचे आए तो ये रहा। इसका मतलब है कि मैं रिएक्ट को क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले ग्रीटिंग नाम का एक कंपोनेंट बनाओ। वो कंपोनेंट आउटपुट क्या कर रहा है, एक सिंपल JSX जिसमें लिखा हुआ है हेडिंग हेलो, सही है। वो पास हो रही है इधर, यानी कि जब वो आपकी रिएक्ट HTML का कोड बना रही है और उसको कहाँ चिपका दे रही है, इसके बीच में, क्योंकि मैंने रिएक्ट dom.render में document.get element by id रूट दी हुई है, और यही आईडी यहाँ पे यूज हुई है। सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा कोई कहानी नहीं है। हाँ, ये आपको ये जो div root id ये वाली फाइल और वो जो आप index.js देख रहे हैं, ये नॉर्मली आप देखते ही नहीं है, क्योंकि क्रिएट रिएक्ट ऐप आपको सब कुछ बना के दे देता है। आप डायरेक्टली app.js एक और फाइल वो बना के देता है कि भाई अपना काम इधर से शुरू करो। app.js बिल्कुल खाली फाइल होती है, सही है। तो ये होता है कि भाई वो तभी वो आपको कहता है कि आप इस पंचायतों में ना पढ़ो, मैंने खुद से बना लिया है कि यही होगा, इसी के बीच में सारी चीज़ें डलेंगी। इसका मतलब है कि जब आपकी HTML पूरी बन जाएगी तो div id रूट के अंदर सारा HTML का कोड वो पेस्ट करेगा। अब आप देख रहे हैं कि जो भी कोड बनेगा वो अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट उस कोड को बना रही है, तभी तो वो उस कोड के कंपोनेंट्स को चेंज कर रही है, क्योंकि वो कोड ही जावास्क्रिप्ट बना रही है, कोई भी हार्ड कोडिंग है ही नहीं। इस वजह से रीलोड की ज़रूरत भी नहीं है कि पेज को रीलोड करूं और कुछ मुझे दिखे, ठीक है। तो इसको हम दोबारा से थोड़ा सा जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने रिएक्ट को इंपोर्ट किया, ठीक है। पहले में हम सिंपल रिएक्ट की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे में रिएक्ट डॉम को इंपोर्ट कर रहे हैं। रिएक्ट वो लाइब्रेरी है जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो इस रिएक्ट को हम क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें रिएक्ट के कुछ फंक्शंस चाहिए, ठीक है। और दूसरे में हम क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, रिएक्ट डॉम।
समझ लेंगे जब ये आप जो चीज़ है एक इंपोर्ट कर लेते हैं ना, तो समझ लेंगे आपने उस फाइल के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है इस फाइल के अंदर लिख दिया। ये बात समझ रहे हैं? अगर समझ लेंगे मैंने 3-4 फंक्शन लिखे हुए एक फाइल के अंदर, 3-4 फंक्शंस लिखे, उसको मैंने यहाँ पे इस एक लाइन में इंपोर्ट करवा दिया, तो इसका मतलब है कि वो तीनों फंक्शंस समझ लो कि इस फाइल में भी लिखे हुए हैं, तो मैं उनको इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। तो इंपोर्ट का ये मसला होता है, ये तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रिएक्ट को इंपोर्ट करवाया, और उसके बाद जो मेजर चीज़ है इसको मिटा देते हैं अब, वो है रिएक्ट का कंपोनेंट। रिएक्ट का कंपोनेंट जैसा कि मैंने कहा वो एक सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, लेकिन उसमें कुछ खास बातें होती हैं। उन खास बातों में पहली बात क्या है कि जो उसके नाम का पहला कैपिटल जो लेटर है वो क्या होगा, कैपिटल होगा। यही आपको बात बताता है कि वो क्या है, कंपोनेंट है। दूसरी बात है कि वो कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। रिटर्न करेगा, क्या करेगा ये रिटर्न, JSX। और यहाँ पर मैंने इस फंक्शन इस कंपोनेंट को कॉल करा लिया है। अब एक और इसमें अब इसको चेंजिंग करते हैं। अच्छा वो हेलो यहाँ पे दिख रहा है, सही है। हाँ ये रिएक्ट ऐप है, और ये रिएक्ट ऐप हॉट रीलोड करती है, मतलब आप यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे वहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब हम ज़रा एक काम करते हैं, ये हेलो है, उसके बाद हमारा यार ये एक मिनट नीचे से वो रिएक्ट जावास्क्रिप्ट करोगे आप, प्रेफरेंस, एक मिनट इसमें पता नहीं क्या से खुलेगा। बेसिकली मैं चेक कर लूँगा, इसमें ओपन नहीं हो रहा। इशू ये हो रहा है कि ये फाइल है .js, तो इधर HTML का वो एमिट नहीं होता कि मैं HTML लिखता हूँ, एंटर मारता हूँ, खुल जाता है, तो वो नहीं आ रहा, तो वो मैं उसको लाने की कोशिश कर रहा था। कहाँ पे, लाइव सर्वर के साथ नीचे जावास्क्रिप्ट क्लिक करेंगे, JSX, हाँ गुड भाई, मुझे नहीं पता था। मैं settings.json के अंदर, मैं settings.json के अंदर आया, इसके अंदर फाइल वो था ही नहीं सेटिंग्स। मैंने जब किया था तो settings.json में जाके जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट रिएक्ट कर दिया था मैंने, तो उसमें वो आ गया था, तो मैंने मैनुअल किया था। खैर हाँ बाहर है, ठीक है। अब P किया और माई पैराग्राफ, अब देखिए मैंने क्या किया। HTML लिखने का हमारा तरीका तो यही था, ठीक है, कि मैंने पहले क्या लिखा, हेलो, उसके बाद माय पैराग्राफ। तो अब ये मुझे कुछ एरर बता रहा है यहाँ पे। अगर मैं इस कंसोल में आऊँ, ये नहीं है जो है मेरा जो पेज है, ये आपको एरर यहीं पे दिखाता है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कोई ना कोई एरर है, ठीक है। एरर क्या है, जो आपने HTML लिखी है ना, ये बोल रहा है कि वहाँ पे कुछ एरर है। और एरर क्या है, पहली चीज़ इसको आप हटाएं, अभी भी एरर नहीं हटेगा, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, देखें हेलो नहीं दिख रहा, ठीक है। प्रॉब्लम ये हुई है कि रिटर्न को नहीं पता कि क्या रिटर्न करना है, क्योंकि आपने न्यू लाइन दे दी है, सही है। तो आप करेंगे क्या कि आप राउंड ब्रैकेट्स देंगे। पहली चीज़ आप राउंड ब्रैकेट्स देंगे, तो जहाँ पे राउंड ब्रैकेट एंड होगा तो आप उसको रिटर्न को पता है कि मेरे इस ब्रैकेट्स के बीच में जो भी है मुझे वो रिटर्न करा देना है, पहला मसला। अब दूसरा मसला, दोबारा से हम P करते हैं, माय पैराग्राफ, ठीक है। अब माय पैराग्राफ फिर एरर आ गया। अब क्या मसला हुआ है,
रिएक्ट कंपोनेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखी हैं। अब चौथी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑलवेज रिटर्न वन टैग। ठीक है, रिएक्ट कंपोनेंट की चौथी क्वालिटी है कि वो हमेशा क्या रिटर्न करता है, एक टैग रिटर्न करता है। तो अब एक टैग रिटर्न करने का तरीका बहुत आसान होगा। इधर मैं क्या करूंगा, मुझे एक टैग रिटर्न करवाना है, लेकिन मुझे चाहिए, मुझे हेलो भी चाहिए, मुझे माय पैराग्राफ भी चाहिए। तो मेरे पास क्या तरीका है, क्या कर दूं, एक पेरेंट टैग चाहिए। अगर मैं इधर div बना दूं, और इसको मैं x कर दूं, तो अब देखें वो एरर नहीं दे रहा। ठीक है, इसको थोड़ा हम प्रिटिफाई कर देते हैं। इसमें पता नहीं प्रिटिफायर है भी या नहीं, देख लेते हैं। इंस्टॉल, अच्छा ये प्रेटियर एक एक्सटेंशन है, इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये सेव करने पर थोड़ी जो कोड है इसको खूबसूरत बना देती है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि हेलो भी आ रहा है और माय पैराग्राफ भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या दे दिया है, इसको पेरेंट एलिमेंट दे दिया है। तो अब जो बेसिकली रिटर्न हो रहा है वो डिव रिटर्न हो रहा है, और डिव के अंदर दूसरा जो भी कुछ है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब एक और चीज़ हो सकती है कि अगर आपको डिव नहीं देना, आप कहते हो कि जी मुझे डिव नहीं देना, मेरा दिल नहीं कर रहा, तो आप एक एम्प्टी टैग भी उसको रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, काम फिर भी होगा, समझ रहे हैं। तो ये वाली लाइन ऑलवेज रिटर्न वन टैग, यहाँ पे आपको पता चल गया कि एक पेरेंट टैग लाजमी है, शुड हैव पेरेंट। तो ये रिएक्ट कंपोनेंट की क्वालिटी है। बेसिकली ये रिएक्ट फ्रेगमेंट है। ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि ये आपको पता होना चाहिए। ये जो मैं खाली कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली क्या है, रिएक्ट डॉट फ्रेगमेंट है, लेकिन इसका शॉर्टकट क्या है, एक एम्प्टी टैग दे दो, या डिव दे दो, या सेक्शन दे दो, या आर्टिकल दे दो। आपने बहुत सारे टैग्स पढ़े हैं, कोई भी दे दो। तो डिव के साथ ज़्यादातर मसला ये होता है कि एक डिव, एक टर्मिनोलॉजी है, उसको हम कहते हैं डिव सूप। मतलब ये होता है कि इसके अंदर फर्ज करें कि कोई 10-15 डिव हो, और उसके ऊपर भी आप एक और डिव दे दो, तो डिव 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 बहुत कुछ खतरनाक हो जाता है। तो आप ये कोशिश कर लो कि ना कि थोड़ा अलग कर लो, इसको या तो ये एम्प्टी दे दो, या आप क्या दे दो, सेक्शन दे दो। अब ज़रा हम इधर वापस आते हैं और इसको इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं कि हमें कोड ये दिख कैसे रहा है। ठीक है, थोड़ा ये भी तो पता लगे। तो अब आप देख रहे हैं कि ये div id रूट, जैसा कि हमने कहा था कि ये इसके अंदर ही सारा कोड लिखेगा। अब दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि HTML की फाइल में ये कोड लिखा हुआ है, ये बेसिकली लेकिन रिएक्ट इंजेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब हेलो और माय पैराग्राफ, अब आपको लग रहा है कि इसका कोई पेरेंट एलिमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने वो खाली पेरेंट दिया हुआ है। अगर इसी की जगह अगर आप डिव लिख देंगे तो वो डिव को कवर कर लेगा। क्लियर है? तो ये आपका बेसिकली क्या है, तो मतलब इस पेरेंट एक के बाद रिटर्न के बाद पूरी हाँ, HTML से लिखनी है। पूरी सीरीज आपका। हाँ टाइम हो गया, लेकिन एक मिनट बस एक मिनट। अब एक काम करते हैं, एरो फंक्शंस याद है सबको? एरो फंक्शंस उनसे पूछो। हाँ, एरो फंक्शंस याद है सबको? अगर हम इधर लिखें var heading is equals to, ठीक है, और हम इसको कट करें, इधर पेस्ट कर दें। ठीक है, हेडिंग को एंडिंग कर दिया,
क्या प्रॉप्स अभी क्यों यूज़ करेंगे, हेडिंग कर दें और इसको हमने रीलोड कर दिया। तो हेलो, अब आपने एक काम किया है, ये आप अब रिएक्ट कंपोनेंट्स का आप सही यूज़ कर रहे हैं। देखें क्या किया है मैंने, ये मैंने एक लाइन में कंपोनेंट बना दिया है। ये बात समझ आ रही है? ये कौन सा फंक्शन है? एरो फंक्शन है। तो मैंने बनाया फंक्शन ही है, ठीक है। तो मतलब मैं ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं मेरी मर्जी है, लेकिन मैंने एरो फंक्शन का नाम क्या दिया है? हेडिंग। और इसका एक सर्टेन आउटपुट है। अब इधर रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एरो फंक्शन है, और एरो फंक्शन में अगर आप रिटर्न ना भी लिखो तो उसको पता है कि मुझे ये रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये एक तरह का एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी ऐसे होता है। लेकिन खास बात यह है कि देखें कि मैंने इस हेडिंग को इस्तेमाल कहाँ किया है। अब ये एक कंपोनेंट है, ये पूरा किया, तो ये दूसरा कंपोनेंट है, लेकिन मैंने इस कंपोनेंट को इसके अंदर इस्तेमाल किया, ठीक है। अब ये रिएक्ट कंपोनेंट्स का काम आ रहा है कि मैंने एक पेरेंट कंपोनेंट बनाया, उस पेरेंट कंपोनेंट का मैंने एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया, और उस चाइल्ड कंपोनेंट को मैंने अंदर यहाँ रख दिया। अब इसका फायदा क्या होगा, अब ये वाला जो हेडिंग वाला कंपोनेंट है, ये कहीं भी कितनी भी दफ़ा कॉल हुआ होगा वो आपको उतनी दफ़ा दिखेगा। मज़े की एक और बात यह है कि अगर आपको फ़र्ज़ करो इसमें कोई भी चेंज करना हो, ठीक है, आप बोलो कि हेलो वर्ल्ड, तो ये कंपोनेंट जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुआ होगा वहाँ वहाँ चेंज हो जाएगा। मतलब आपने ये 10 जगह अलग अलग फाइलों में ये कंपोनेंट इस्तेमाल किया हुआ था, उन 10 फाइलों में एक साथ चेंजेस आ जाएगी अगर आप इस कंपोनेंट के डेफिनेशन में जाके इसमें कोई तब्दीली कर देते हो। सिंपल हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। अब आपका ये मर्जी है, आप अगर चाहें ना तो ये भी कर सकते थे, अगर आप हेडिंग का फंक्शन बिल्कुल ऐसा ही बना देते हो जाता है। तरीके हैं, ये भी एक तरीका है, ठीक है। अगर मैं इनका कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप ये वाली पंचायतें ना पालो, आप सिंपल एक फंक्शन नेम मैंने दोबारा से हेडिंग दे दी, ठीक है, पैरम्स अभी मेरे कुछ भी नहीं है, और मैं यहाँ पे रिटर्न करवा रहा हूँ ये, और मैंने एरो फंक्शन हटा दिया। अगर आपको ये वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है आप यही इस्तेमाल करते रहो, आपको कोई मना नहीं कर रहा। हाँ, इसमें रिटर्न डिफाइन करना पड़ेगा। ये सबसे बेसिक फंक्शन का डेफिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका काम फिर भी हो रहा है। समझने वाली बात ये है, ये वाली चीज़ कि मैंने इस कंपोनेंट को इस्तेमाल कैसे किया है। अब दूसरी बात है कि रिएक्ट में एक बात याद रखिएगा कि जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है उसको ज़रूर क्लोज कीजिएगा, ठीक है। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, अगर मैं इसका ये क्लोज, क्योंकि अगर आप नॉर्मल HTML की बात करें, अगर आप इसमें ये ना लगाएं तो कोई मसला नहीं होता था, लेकिन JSX में ये इशू होगा। अब मैंने इसको मिटाया तो ये ऊपर उसने एरर दे दिया, ठीक है। तो ये आपका, एक मिनट, सेव नहीं हुआ, तो ये आपका क्या आ गया, एरर, कि ये क्लोज नहीं हुआ। समझ रहे हैं, आपको हर सेल्फ क्लोजिंग टैग क्लोज करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको BR अगर आपने लगाया तो आप उसको क्लोज करोगे, आपने HR लगाया तो आप उसको क्लोज करोगे, आपने IMG लगाया तो भी आप उसको क्लोज लाजमी करोगे। क्लोज करने का मतलब है कि ये वाला जो फॉरवर्ड स्लैश है ना, ये ज़रूर डालोगे, क्योंकि IMG का वो कोई क्लोजिंग टैग तो होता नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो ये रिएक्ट है और ये उसके नेस्टेड कंपोनेंट्स हैं। अभी आप जो ये चीज़ें पढ़ रहे हो, ये नेस्टेड कंपोनेंट्स पढ़ रहे हो कि एक कंपोनेंट है उसके अंदर आपने दूसरा कंपोनेंट है। इसको अभी इतना रोकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम 3-4 कंपोनेंट्स बनाएंगे, उसको एक पेरेंट कंपोनेंट के अंदर इस्तेमाल करेंगे, पहला काम। दूसरा काम हम ये करेंगे कि वो जो 3-4 कंपोनेंट्स हम बनाएं उसको हम रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है। और तीसरा काम ये करेंगे कि हम उस पर CSS लगाएंगे और वो पूरा जैसे एक ई-कॉमर्स में हमें वो नज़र आते हैं प्रोडक्ट्स, वैसे वो बना लेंगे।
तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन तब तक अभी ये फाइल रिकॉर्ड हो गई है,